हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग आगे की क्लास की ओर बढ़ेंगे, है ना। हम लोग पढ़ चुके थे वियना कांग्रेस के बारे में, नेपोलियन कब हारा उसके बारे में, नेपोलियन को कौन हराया उसके बारे में, नेपोलियन कहाँ हारा उसके बारे में। सारे क्वेश्चन भी हम आप लोगों को लिखवा चुके हैं। और हम लोग देखें कि नेपोलियन के बाद आपको पूछेगा कि विच ऑर्डर वाज इस्टैब्लिश्ड आफ्टर द नेपोलियन एरा, तो आप लिखेंगे कंजर्वेटिव रेजिम। ठीक है, कि कौन सा सिस्टम या कौन सा रेजिम मतलब होता है शासन व्यवस्था, कौन सी शासन व्यवस्था जो है वो यूरोप में स्थापित हुआ था नेपोलियन युग के बाद, तो वहाँ पे लिखेंगे कंजर्वेटिव रेजिम्स, है ना। रूढ़िवादी व्यवस्था से ये हुआ था, स्थापित हुआ था यूरोपीय समाज में, यूरोप की बात करेगा, है ना। कि आपको क्वेश्चन अभी बता दिए हैं कि विच रेजिम वाज इस्टैब्लिश्ड आफ्टर द नेपोलियन एरा, तो कंजर्वेटिव रेजिम्स, है ना। आगे हम लोग देखेंगे यहाँ से, है ना। यहाँ से आज हम लोग शुरुआत करेंगे। कंजर्वेटिव रेजिम सेटअप इन 1815 वेयर ऑटोक्रेटिक। कंजर्वेटिव रेजिम जो था वो क्या था? ऑटोक्रेटिक था, राजतंत्रीय शासन पद्धति को ये लेकर के आगे बढ़े थे, है ना। ऑटोक्रेटिक नेपोलियन भी था, लेकिन वो लिबरल था, है ना। लिबरल्स आपको पहले बता चुके हैं। नेपोलियन इसलिए लिबरल था क्योंकि दे ब्रॉट मेनी चेंजेज इन द यूरोपियन सोसाइटी, दे टुक मेनी मेजर्स टू इस्टैब्लिश्ड many administrating reformations you have seen already, है ना, in previous classes। तो इसलिए वो क्या था, वो लिबरल था इसलिए क्योंकि वह परिवर्तन लाया, परिवर्तन को पसंद किया, और इसीलिए उसको आधुनिक यूरोप का जनक भी बोला जाता है। लेकिन ये जो थे वो कंजर्वेटिव थे, आपको पहले ही बता चुके हैं, क्योंकि ये पसंद नहीं करते थे किसी भी तरीके के परिवर्तन को, किसी भी तरीके के चेंजेस को सोसाइटी में। कौन? कंजर्वेटिव रेजिम। और कंजर्वेटिव रेजिम का मुखिया जो था वो कौन था? ड्यूक मेटरनिक। अब यहाँ पे देखेंगे कि व्हाट वाज द पेक्युलरिटीज ऑफ द कंजर्वेटिव रेजिम्स, है ना। क्या विशेषता थी, क्या विलक्षणता था कंजर्वेटिव रेजिम का, है ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा, उसको आप लोग लिख लेंगे कि व्हाट वाज द पेक्युलरिटीज ऑफ द कंजर्वेटिव रेजिम्स। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से थोड़ा सा लाइनिंग भी कर रहे हैं। यहाँ जो है दे डिड नॉट टोलरेट क्रिटिसिज्म एंड डिसेंट, है ना। पहला क्या हो जाएगा, वहाँ पे लिख सकते हैं कि देयर वाज वेरियस पेक्युलरिटीज ऑफ द कंजर्वेटिव रेजिम्स इन 1815। तो क्या था पहला? दे डिड नॉट टोलरेट क्रिटिसिज्म एंड डिसेंट। वो क्या थे? वे किसी भी तरीके की आलोचना और किसी भी तरीके की असहमति अपने राज्य के प्रति पसंद नहीं करते थे। तो पहला ये विशेषता हो गया। जो तानाशाही होता है, जो राजतंत्रीय पद्धति होता है, वो किसी भी तरीके की आलोचना, वो किसी भी तरीके की यह सहमति जो है वो पसंद नहीं करते हैं, ये उनकी विशेषता ही कह सकते हैं। एंड सॉट टू कर्व एक्टिविटीज दैट क्वेश्चन द लेजिटिमेसी ऑफ ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट, है ना। दूसरा क्या हो जाएगा कि दे सप्रेस्ड या फिर दे रिप्रेस्ड those raised the question over the legitimacy of the autocratic governments, है ना। इसको इस तरह से लिख देंगे, आसान हो जाएगा। वो क्या करते थे? वे सारे एक्टिविटी जो भी उनकी सरकार की वैधता पर प्रश्न उठाती थी कि ये सरकार अच्छी नहीं है, ये सरकार अच्छे से काम नहीं कर रही है ना, ये सरकार वैध नहीं है, कानूनी नहीं है, उन सारे एक्टिविटी को वो रिप्रेस करते थे, मतलब दबा देते थे, है ना, बलपूर्वक दबा देते थे उसे। जैसे आप देखे होंगे हिटलर को क्लास 9th में, है ना, जो भी उसके खिलाफ कोई भी क्वेश्चन राइज किया, वो क्या करता था? वो सीधे उसको कंसंट्रेशन कैंप में ले जा कर के उसे मार देता था, है ना। वो भी एक कंजर्वेटिव शासक था, यहाँ पे भी कंजर्वेटिव ही है। मोस्ट ऑफ देम इम्पोज सेंसरशिप लॉ टू कंट्रोल व्हाट वाज सेड इन द न्यूज़पेपर्स, बुक्स, प्लेज एंड सॉन्ग एंड रिफ्लेक्टेड द आइडिया ऑफ लिबर्टी एंड फ्रीडम, है ना। तीसरा ये क्या थे? तो लिखेंगे कंजर्वेटिव रेजिम इम्पोज द सेंसरशिप, है ना। तीसरा ये हो जाएगा कि वो क्या किए? सेंसरशिप इम्पोज कर दिए। दैट्स वाई द आइडिया ऑफ द रेवोल्यूशन कुड नॉट एक्सप्रेड एमंग द पीपल्स, कुड नॉट रीच एमंग द पीपल, ये भी लिख सकते हैं, है ना। वे सेंसरशिप इसलिए लागू कर दिए ताकि जो क्रांति का जो विचार था वो लोगों तक नहीं पहुंच सके, है ना। क्योंकि आप लोग देख रहे हैं एक साइकिल चल रहा था कि कभी
कंजर्वेटिव रेजिम जो है वो राइज कर रहा था, फिर कभी रेवोल्यूशनरी लोग उसे ख़त्म करके दूसरा सिस्टम ला रहे थे, फिर कंजर्वेटिव रेजिम आ जा रहा था, फिर ये राइज कर जा रहे थे। तो इस तरीके का कभी रेवोल्यूशनरी कभी कंजर्वेटिव रेजिम, कभी रेवोल्यूशनरी कभी कंजर्वेटिव रेजिम, कभी रेवोल्यूशनरी कभी कंजर्वेटिव रेजिम, ये साइकिल चल रहा था, है ना। तो ये जो क्रांतिकारी लोग थे वो क्यों रिवोल्ट कर देते थे? क्योंकि उनको मीडिया के माध्यम से, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से उन्हें क्रांति के विचार जो है वो मिलते रहते थे, है ना। तो ये लोग सोचे कि जब तक वो लोग इस विचारों को पढ़ते रहेंगे, समझते रहेंगे, सुनते रहेंगे, तब तक वो लोग क्रांति करते रहेंगे। इसीलिए क्या किए कि वो सारे जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशंस थे उसको क्या किए, रिप्रेस करने की कोशिश किए, उसे कुचलने की कोशिश किए, ताकि वो सारे जो क्रांति के विचार थे, क्रांति के विचार क्या थे? स्वतंत्रता। क्रांति के विचार क्या थे? समानता, है ना, या फिर आर्थिक समानता, सामाजिक समानता, है ना, राजनीतिक समानता, ये सारे क्रांति के विचार थे। आप देखे होंगे 9th क्लास में, 10th क्लास में पूछ सकता है कि व्हाट वाज द फीचर्स ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशंस, है ना, क्या क्रांति की विशेषता थी। तो फर्स्ट टाइम इन एनी रेवोल्यूशंस, है ना, यू विल सी दैट टॉक्ड अबाउट द पीपल्स राइट्स, है ना। पहली बार किसी रेवोल्यूशन में व्यक्तियों के अधिकारों के बारे में चर्चा किया गया है। इन द फर्स्ट टाइम्स इन एनी रेवोल्यूशंस टॉक्ड अबाउट द पीपल राइट्स लाइक द लिबर्टी, इक्वलिटी, फर्टिनिटी, है ना। फ्रेंच क्रांति की 3 विशेषता थी, वहाँ पे डिमांड किया गया फर्स्ट टाइम लोगों के लिए क्या, कि स्वतंत्रता हो, स्वतंत्रता का अधिकार हो, समानता का अधिकार हो और भाईचारे का विचार हो, है ना, ये चीज़। तो ये चीज़ बार बार लोगों तक पहुंच रहा था, लोग इससे इंस्पायर हो रहे थे और वो कंजर्वेटिव रेजिम के खिलाफ आंदोलन करते थे। इसलिए इन्होंने क्या किया, 3 चीज़ें अपनाए। क्या कि दे डिड नॉट लाइक क्रिटिसिज्म एंड डिसेंट, पहला पॉइंट हो गया। दे सप्रेस दोज हु राइज द क्वेश्चन ओवर द लेजिटिमेसी ऑफ द कंजर्वेटिव रेजिम्स, एंड थर्ड दे इम्पोज्ड censorship. That's why the idea of revolutions could not reach the peoples, है ना। तो ये 3 चीज़ें जो हैं वो आप लिखेंगे वहाँ पे, जो कि कंजर्वेटिव रेजिम्स के द्वारा उठाया गया था, है ना। ये इनकी विशेषताओं के तौर पे पूछा जा सकता है ना, या लिमिट्स भी पूछ सकता है कि व्हाट वाज द लिमिट्स ऑफ कंजर्वेटिव रेजिम्स, है ना, क्या क्या कमियाँ थी, तो ये कमियों में भी आ जाएगा। विशेषता के तौर पे पूछेगा तो विशेषता के तौर पे आप इसको लिख सकते हैं, है ना। सेंसरशिप आपको पहले ही बता चुके हैं कि इट इज़ द एक्ट ऑफ द गवर्नमेंट टू रिप्रेस ऑल दो सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशंस, है ना। शॉर्ट में इतना ही लिखेंगे, है ना। सेंसरशिप क्या है? यह एक सरकार का कानून है जो सूचनाओं के हर स्रोत को दबाने की कोशिश करता है या दबा देता है, इसी को कहते हैं सेंसरशिप, है ना। तो यहाँ तक समझ में आ जाएगा आप लोगों को। तो वो सारा कुछ जहाँ से भी लिबर्टी का, स्वतंत्रता का, फ्रीडम का, इसका दोनों का मतलब ही स्वतंत्रता होता है ना। स्वतंत्रता का, स्वतंत्र विचारों का, जहाँ से भी जो भी सूचनाओं से ये प्रकट होता था उसको दबाने की कोशिश कर रहे थे रेजिम गवर्नमेंट। और ये जो लिबर्टी और ये फ्रीडम का जो विचार है हमको बताए हैं कहाँ से निकला है, ये फ्रेंच रेवोल्यूशन से निकला है। आगे बोलता है द मेमोरी ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन नथलेस कंटिन्यू टू इंस्पायर लिबरल्स। लेकिन आप एक चीज़ सोचिए कि अगर आप एक बार किसी अच्छे चीज़ों से परिचित हो जाते हैं फिर उसको भूलना असंभव होता है। नथलेस एक वर्ड आया यहाँ पे, फिर भी होता है इसका मतलब, समझ में आया? या फिर लगातार, है ना।
बोलता है द मेमोरी ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन नथलेस कंटिन्यू टू इंस्पायर लिबरल्स। बार बार कंजर्वेटिव रेजिम आ रहे थे, विचारों को कुचल रहे थे, रेवोल्यूशनरी को कुचल रहे थे, फिर भी जो फ्रेंच रेवोल्यूशन की जो विचार थे, आइडियाज़ थे, वो लिबरल्स लोगों को, उदारवादी लोगों को बार बार प्रेरित कर रहे थे उसके प्रति। भले ही ये जो कंजर्वेटिव रेजिम है वो बार बार वो लिबरल्स को या फिर क्रांतिकारियों को कुचल दे रहे थे, लेकिन इनके बावजूद, इसके बावजूद वो इन सारे विचारों से हर बार वो प्रेरित हो रहे थे। बात समझ में आया? मतलब आप सोच सकते हैं कि अगर आपके नाइबर्स में कोई मीठा आम है और एक बार आप चख चुके हैं तो यू वेट ओवरनाइट, होल नाइट टू गेट दैट मैंगो बिकॉज यू नो द टेस्ट ऑफ दैट मैंगो, दैट्स वाई। एक एग्जाम्पल के तौर पे है ना, पड़ोसी के बगल में आम मीठा है तो आप उसको रात भर वेट करते हैं, पाने का प्राप्त करते हैं। यू वेट फॉर द स्लीपिंग ऑफ द नाइबर्स, यू ट्राई टू गेट एनी हाउ दैट मैंगो बिकॉज यू कैन नेवर फॉरगेट द टेस्ट ऑफ दैट मैंगो, है ना। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी है कि आप एक बार यहाँ पे क्रांति के विचारों से लोग अभिभूत हो चुके थे, वो मज़ा चख चुके थे, इसलिए उसको भूलना इनके लिए बहुत मुश्किल था। वन ऑफ द मेजर इशू टेकन बाय द लिबरल्स नेशनलिस्ट हु क्रिटिसाइज द न्यू कंजर्वेटिव ऑर्डर वाज फ्रीडम ऑफ द प्रेस। सबसे ज़्यादा ये लोग आहत हुए किससे? जब इनका फ्रीडम ऑफ प्रेस, जो सेंसरशिप लागू कर दिया था कंजर्वेटिव लोग, उससे ये लोग आहत हुए। क्योंकि ये जो फ्रीडम ऑफ प्रेस है, इसके अंतर्गत क्या आ जाता है? अगर सेंसरशिप लागू हो गया तो आप क्या करते हो? आप लॉस कर देते हो राइट टू स्पीच, राइट टू एक्सप्रेशन, राइट टू गेट एनी इंफॉर्मेशंस, राइट टू प्रिंट एनी थिंग लाइक पम्पलेट, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स। यू कांट डू एनीथिंग इफ़ एनी गवर्नमेंट इम्पोज द सेंसरशिप। तो ये चीज़ें जो है ना, आप देखिए किसी भी आदमी को खाना 2 दिन रोक दीजिए, है ना, जेल में बंद कर दीजिए, लेकिन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेस जो है ना, कोई किसी के मुंह पे अगर आप पट्टी बांध दीजिएगा तो शायद वो ज़्यादा बका जाएगा, क्योंकि बोलने की आज़ादी होना चाहिए। अब गांव में भी देखेंगे कि कोई व्यक्ति दिन भर में ज़्यादा टाइम वो बोलता है क्योंकि उसी से उसको संतुष्टि है। तो ये जो बोलने की आज़ादी है और इसको जब कोई छीन लेता है तो ये एक बहुत बड़ा कदम होता है जिसको पचाना मुश्किल होता है। इसलिए जो लिबरल नेशनलिस्ट थे, जो उदार राष्ट्रवादी थे, वो इस चीज़ को पचा नहीं पाए, पसंद नहीं कर पाए, और वो लोग इसका डिमांड करने लगे और विरोध करने लगे। अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग द रेवोल्यूशनरीज। ड्यूरिंग द ईयर्स ऑफ फ्लोइंग 1815 द फियर्स ऑफ रिप्रेशन ड्रॉ मैनी लिबरल अंडरग्राउंड्स। 1815 ईस्वी में आप जानते हैं कि जो कंजर्वेटिव रेजिम्स थे वो काफ़ी शक्तिशाली थे। तो जो उदार राष्ट्रवादी लोग जो थे, वे लोग ऐसा नहीं थे कि बैठ गए थे, चुप हो गए थे, बल्कि वे लोग भी शासन व्यवस्था से निकलने के लिए कोशिश कर रहे थे। लेकिन कैसे? भूमिगत तरीके से। भूमिगत तरीके से कैसे? जैसे आप कोई शादी ब्याह के फंक्शन के बहाने से या कोई भी फंक्शन, बर्थडे के बहाने से सभी लोग एक जगह मिल गए और वे लोग बात करने लगे कि हमें ये सिस्टम को ख़त्म करना है, कैसे ख़त्म करना है। तो ये क्या हो गया कि आप भूमिगत तरीके से काम कर रहे हैं, अंडरग्राउंड तरीके से काम कर रहे हैं। इसमें आप ओपनली अपोज नहीं करते हैं, लेकिन चुपके से आप इस सिस्टम के खिलाफ एक संगठन बनाने की बात विचार करने की कोशिश करते हैं। सीक्रेट सोसाइटी स्प्रंग अप इन मेनी यूरोपियन स्टेट इनटू ट्रेंड रेवोल्यूशनरीज एंड स्प्रेड देयर आइडियाज़। तो क्या हुआ कि बहुत सारे गुप्त समाज का विस्तार हो गया पूरे यूरोपियन स्टेट में। और ये लोग क्या कर रहे थे? क्रांतिकारियों को तैयार कर रहे थे, क्रांतिकारियों को ट्रेनिंग दे रहे थे कि हमें किस प्रकार से रेवोल्यूशन करना है, किस प्रकार से हमें क्रांति करनी है, और क्रांति के विचारों से उन्हें अवगत करवा रहे थे।
टू बी रिवोल्यूशनरी एट दिस टाइम मीन्ट ए कमिटमेंट टू अपोज मोनार्चिकल फॉर्म दैट हैड बीन इस्टेब्लिश्ड आफ्टर द वियना कांग्रेस। वे क्रांतिकारियों को कैसे ट्रेन कर रहे थे, वो बता रहे थे कि इस समय क्रांतिकारी होने का मतलब क्या है कि आपके अंदर एक संकल्प होना चाहिए कि हम ये जो राजतंत्रीय शासन पद्धति है उसको हम ख़त्म करेंगे जो वियना कांग्रेस के बाद स्थापित हुआ है। एंड टू फाइट फॉर द लिबर्टी एंड फ्रीडम, और स्वतंत्रता के लिए, आज़ादी के लिए हम लड़ाई लड़ेंगे, है ना। दो चीज़ें सिखाया जा रहा था उन लोगों को। एक कमिटमेंट ये था कि वियना कांग्रेस के बाद जो शासन व्यवस्था आई है उसको उखाड़ फेंकना है, और दूसरा हमें किस लिए लड़ाई करना है, आज़ादी के लिए, स्वतंत्रता के लिए, है ना। मोस्ट ऑफ दिस रिवोल्यूशनरी ऑल्सो सॉ द क्रिएशन ऑफ नेशन स्टेट्स एज ए नेसेसरी पार्ट ऑफ दियर स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, है ना। इन लोगों का मानना था कि जब तक हम आज़ादी प्राप्त नहीं कर लेते हैं तब तक हम एक एकीकृत देश का निर्माण नहीं कर सकते हैं, इसलिए ज़रूरी है सबसे पहले आज़ादी प्राप्त करना, है ना। तो इनका ये मानना था कि जब तक हम आज़ाद नहीं होंगे तब तक हम एक राष्ट्र का निर्माण नहीं कर सकते हैं। वन सच इंडिविजुअल वाज द इटालियन रेवोल्यूशनरी जेसिप्पे मेजनी। अब बहुत सारे क्रांतिकारी थे वहाँ पे, लेकिन उनमें से जो एक था जेसिप्पे मेजनी, है ना, ये इटालियन रेवोल्यूशनरी था। एक नंबर में पूछेगा कि हु वाज जेसिप्पे मेजनी, तो वहाँ पे आप लिखेंगे कि ही वाज द इटालियन रेवोल्यूशनरी। आपके जो क्वेश्चन में है वहाँ पे लिखा हुआ है कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन जेसिप्पे मेजनी, आप बुक के अंत में देखेंगे क्वेश्चन में, है ना। तो वहाँ का आंसर भी तैयार हो रहा है और एक नंबर का क्वेश्चन भी यहाँ पे बहुत सारा बनेगा। एक बता दिया आपको, बॉर्न इन जनेवा इन 1807 होगा यहाँ पे, यहाँ 1805 लिखा हुआ है, पुराने बुक में देखिएगा 1807 होगा, है ना। अब पूछेगा कि जेसिप्पे मेजनी कब पैदा हुआ और वेयर वाज, तो जनेवा इन 1805। ही बिकेम ए मेंबर ऑफ द सीक्रेट सोसाइटी ऑफ द कार्बोनरी, है ना। वो क्या किया, शुरुआत में एक गुप्त समाज था जिसका नाम कार्बोनरी था, उसका वह मेंबर बन गया। एज ए यंग मैन ऑफ 24, जब वह 24 वर्ष का था, ही वॉज सेंट इनटू एग्जाइल इन 1831 फॉर अटेम्प्टिंग ए रेवोल्यूशनरी इन लिगुरिया। जब वो 24 वर्ष का था तो 1831 के समय वह एक क्रांति में हिस्सा लिया, लेकिन वह क्रांति असफल हो गया और इसको देश निकाला दे दिया गया। एग्जाइल मतलब होता है देश निकाला। ही सब्सिक्वेंटली फाउंडेड 2 more अंडरग्राउंड सोसाइटी, और आगे चल कर के वह खुद 2 गुप्त समाज की स्थापना किया। फर्स्ट यंग इटली इन मर्साइलिज एंड देन यंग यूरोप इन बर्न, है ना। यंग इटली इन मर्साइलिज और दूसरा जो था यंग यूरोप इन बर्न। तो इसको याद रख सकते हैं आप, है ना, क्योंकि इन सारे घटनाओं में जल कौन रहा है, यूरोप, है ना। तो यंग यूरोप कहाँ, बर्न, बर्न मतलब जलना होता है ना। ये बर्न अलग है स्पेलिंग इसका, लेकिन आप इस तरह से याद रख रहे हैं कि घटना कहाँ घट रहा है, यूरोप में। जल कौन रहा है, यूरोप। तो यंग यूरोप इन बर्न और दूसरा जो है यंग इटली इन मर्साइलिज, क्योंकि कन्फ्यूजन हो जाता है कि यंग इटली कहाँ हुआ था, तो आप इस तरीके से सेटअप कर सकते हैं दिमाग में। हुज मेंबर वेयर लाइक माइंडेड यंग मैन फ्रॉम द पोलैंड, फ्रांस, इटली एंड द जर्मन स्टेट्स। अब इन सारे देशों के, पोलैंड के, फ्रांस के, इटली के, जर्मन स्टेट के जो भी युवा लोग थे जो इनकी तरह सोचते थे, वो लोग जो है वो इस संस्था के, जो इनके 2 गुप्त संस्था थे, उसके सदस्य बन गए। मेजनी बिलीव द गॉड हैड इंटेंडेड नेशन टू बी ए नेचुरल यूनिट्स ऑफ मैनकाइंड। मेजनी का यह मानना था कि ये जो राज्य है वो एक प्राकृतिक इकाई है जो भगवान के द्वारा दिया गया गिफ्ट है। सो इटली कुड नॉट कंटिन्यू टू बी पैच वर्क ऑफ द स्मॉल स्टेट एंड किंगडम। इसलिए वह बोलता था कि जब ये भगवान का दिया हुआ प्राकृतिक इकाई है तो इसमें संपूर्ण मानव जाति का अधिकार होगा। इसको कोई दूसरा व्यक्ति जीत करके या फिर कोई शक्तिशाली राजा जीत करके इस पर कब्जा नहीं कर सकता है, उसका यह मानना था।
इट हैड टू बी फॉर्म इनटू ए सिंगल यूनिफाइड रिपब्लिक विद इन ए वाइडर अलायंस ऑफ नेशंस। इसलिए ये जो छोटे छोटे टुकड़ों में इटली बटा हुआ है, उससे क्या करना है, उसे वहाँ से ला करके इसे एक बड़े देश के निर्माण करने हैं। और किस तरीके से? रिपब्लिकन तरीके से। रिपब्लिकन मतलब जहाँ पे शासक जो है वो जनता के द्वारा चुना जाएगा। अब ये छोटे छोटे टुकड़ों में बटा नहीं रहेगा। पहला विचार इटली के बारे में या उसको यूनिफाइड करने का ये किसी के दिमाग में आया तो वो जेसिको मेजनी था, है ना। कहाँ का था ये? इटली का, इसलिए इटली के बारे में सोच रहा है। दिस यूनिफिकेशन अलोन कुड बी द बेसिस ऑफ इटालियन लिबर्टी। उसका मानना था कि जब तक इटली एक स्वतंत्र राष्ट्र नहीं बन जाता है तब तक इटली के लोग कभी भी स्वतंत्र नहीं हो सकते हैं। फ्लोइंग दिस मॉडल सीक्रेट सोसाइटीज वेयर सेटअप इन जर्मनी। अब जिस तरीके से मेजनी जो है सीक्रेट सोसाइटी की स्थापना की, उसी तरीके से अलग अलग देश के लोग भी इसी मॉडल पे, जर्मनी के लोग, फ्रांस के लोग, स्विट्ज़रलैंड के लोग, पोलैंड के लोग, ये लोग भी सीक्रेट सोसाइटी की स्थापना किए अपने अपने देशों में। मेजनीज रिलेंटलेस अपोजिशन टू मोनार्ची एंड हिज विजन ऑफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक फ्राइटेंड द कंजर्वेटिव्स। मेजनी जो है वो हर बार सोचता था कि हमें क्या करना है, हटाना है। किसको? कंजर्वेटिव रेजिम को, जो 1815 ईस्वी के बाद फ्रांस में आया था। और वो अपने सपनों में, अपने विजन में, नहीं होता है कि आप कोई चीज़ का सपना देखते हैं या कोई चीज़ बनना चाहते हैं तो कई बार आप सोते हुए जागते हुए उस सपनों को देखते हैं कि हमें ये बनना है, हम एक दिन ये बन जाएंगे, तो हम ये करेंगे, वो करेंगे। ये भी अपने सपनों में कई बार he had been defeated the conservative regime in his vision, है ना। ये क्या किया था अपने विजन्स में? जेसिको मेजनी had been defeated many times conservative regimes in his vision, है ना। कई बार ये हरा चुका था और ये सोच चुका था कि इसके बाद हम क्या सेटअप करेंगे, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक सिस्टम को वहाँ पे सेटअप करेंगे। Metternich describe him as the most dangerous enemy of our social order। ये एक नंबर में काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि who mentioned for the Mazzini the most dangerous enemy for our social order। कौन बोला था? Who told about the Mazzini द मोस्ट डेंजरस इनेमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर, कि ये हमारे समाज के लिए सबसे बड़ा खतरा है, सबसे बड़ा दुश्मन है। कौन बोला? मैटरनिक। अब क्यों बोला? क्योंकि एमंग द वेरियस लिबरल नेशनलिस्ट वन कैंडिडेट हु वाज द जेसिको मेजनी केम आउट एमंग देम एंड स्टार्टेड oppose openly about the conservative regimes। They had no fears about the conservative regimes, and you have seen he started many revolution against him, took part in the many revolutionary, established secret society. He was revolutionary. That's why he started to oppose the conservative regimes that established after 1815 in Vienna Congress। इसलिए मैटरनिक जो है वो बोलता है कि हमारी इस व्यवस्था का, जो कंजर्वेटिव रेजिम्स यूरोप में आया, इस व्यवस्था का अगर सबसे बड़ा कोई दुश्मन है तो वो है मेजनी। वो डर गया कि मेजनी could inspire others young peoples against the conservative regimes। That's why he called him as the most dangerous enemy of our social order। क्योंकि यहाँ पे आप देख चुके हैं कि जो दो सेक्रेट सोसाइटी वो स्थापित किया, एक यंग इटली इन मर्साइलीज, एक यंग यूरोप इन बर्न, उसको कौन ज्वाइन कर रहा है? यंग पीपल ऑफ द इटली, यंग पीपल ऑफ द जर्मनी, यंग पीपल ऑफ द स्विट्जरलैंड। लाइक माइंडेड मतलब जो मेजनी के जैसा सोच रहा था, they are joining the secret society which was established by the Mazzini। इसलिए उसके अंदर, मैटरनिक के अंदर ये फियर आ गया, एक डर आ गया कि ये जो है वो हमारी सत्ता को उखाड़ करके फेंक सकता है। बात समझ में आया?
तो यहाँ पे एक शॉर्ट नोट्स पूछा जाएगा, या पूछा क्या जाएगा, पूछा हुआ है आपके बुक में, है ना, कि राइट शॉर्ट नोट ऑन ये जेसिप्पो मेजनी। तो वहाँ पे लिखेंगे कि जेसिप्पो मेजनी वाज द इटालियन रेवोल्यूशनरी, ही वाज बॉर्न इन 1807 एंड ही बिकेम ए members of the secret society of the Carbonari when he was 24, attempted a revolutions in 1831 and got exiled. Over the time he established two secret societies. First was the Young Italy in Marseilles and second was Young Europe in Bern. And the peoples who thought like the Mazzini joined this secret society। बस इतना ही आपको लिखना है ना। तो ये आपका क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। एक नंबर में पूछेगा, आपको बता चुके हैं कि मैटरनी क्यों बोला, वो एक नंबर में पूछ सकता है ना। क्यों बोला वो भी हम डिस्क्राइब कर चुके हैं, है ना। तो आप इसे देखिए, और जो लोग देखते हैं एज ए फी, आई एम नॉट डिमांडिंग एनीथिंग फ्रॉम यू बट मस्ट सब्सक्राइब इट and share it as much as possible। समझ रहे मेरी बातों को, तो ध्यान देंगे, देखने के साथ आप इसे सब्सक्राइब करने की भी कोशिश करेंगे। थैंक यू सभी को।